हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आगे करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर मैं ऑर्थोगोनल सिस्टम पे बनाऊँगा, तो सबसे पहले मैं आज उसी की डेफिनेशन को बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ऑर्थोगोनल सिस्टम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर उसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी उस पर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा क्या? ऑर्थोगोनल सिस्टम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर उसकी डिटेल। टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स u x y is equal to c1 and v x y is equal to c2। टू फैमिली ऑफ कर्व्स लेकर चल रहा हूँ मैं। आर set to form an orthogonal system if they intersect at right angle at each of their points of intersection। इसमें ये बोला गया है कि दो कर्व की फैमिलीज़ हैं जो u और v की फॉर्म में है, वो ऑर्थोगोनल सिस्टम तभी बनाएंगी जब वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करें। ठीक है, मतलब जो पॉइंट एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हर एक पॉइंट राइट एंगल पे हो। ठीक है, तो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कैसे करती हैं, उसके लिए वो उसके टेंजेंट हमें ड्रा करने पड़ते हैं। जैसे सपोज करें दो कर्व मैं लेकर चलता हूँ। अब इन कर्व का अगर पता लगाना है कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए हमें क्या करना है कि उसका एक टेंजेंट हम ड्रा करके देखेंगे। अगर वो टेंजेंट दूसरी कर्व के टेंजेंट के राइट एंगल होगा तो हम ये कहेंगे कि जो दोनों ये कर्व्स हैं या फैमिली ऑफ कर्व्स हैं ये ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, लोअर क्लासेस में इसको समझने के लिए आपने ढंग से ये बात समझी होगी कि दो लाइंस परपेंडिकुलर तभी होती हैं जब उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में सारी जानकारी थी। अब मैं इसको और डिटेल में समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प ले रहा हूँ। उस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑर्थोगोनल सिस्टम एक्चुअल में है क्या। मतलब ऑर्थोगोनल फैमिलीज़, टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज़ फॉर्म कैसे होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी, then show that the curve u is equal to constant and v is equal to constant form two orthogonal families। गिवन ये है कि अगर एग्जांपल है ये, मैं थोड़ी स्टेटमेंट इसकी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इफ एफ जेड इज इक्वल टू u plus iota v is analytic in a domain D। ठीक है, देन प्रूव ये करना है, देन शो दैट द कर्व्स u is equal to
कांस्टेंट एंड v इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब u इज इक्वल टू C1 एंड C2, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, फॉर्म टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज। देखो दो फैमिलीज जो ये u और v की फॉर्म में दी गई है, ऑर्थोगोनल कब होगी? इनके टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। सिंपल, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। u हमें कांस्टेंट मैंने लेट कर लिया C1 के। ध्यान रखना u जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है, ठीक है। एंड v भी जो है फंक्शन ऑफ x एंड y है, वो कांस्टेंट मैंने लेट कर लिया C2 के ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x इसका u का, तो क्या होगा? u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x टोटल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वे क्या बन सकता है बाय चेन रूल? u का विद रिस्पेक्ट टू y हो और y का फिर विद रिस्पेक्ट टू x हो और C1 का 0 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू से कैंसिल, हम ये कह सकते हैं कि कर्ली u बाय कर्ली x प्लस कर्ली u बाय कर्ली y इंटू dy बाय dx विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन को कैसे करें? कर्ली v बाय कर्ली x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस कर्ली v बाय कर्ली y डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? कर्ली v बाय कर्ली x प्लस कर्ली v बाय कर्ली y डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। ध्यान होगा आपने डी वाई बाई डी एक्स क्या पढ़ा था? स्लोप पढ़ा था। ये जो u है ये फर्स्ट फैमिली है जिसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है, तो मैं इसको m1 मान लेता हूँ और इसके स्लोप को मैं m2 मान लेता हूँ, ठीक है। दोनों कर्व अलग अलग हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके और लिख रहा हूँ, इसको भी मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन ये लिख सकते हैं ux, जिसका मीनिंग सिमिलर होता है कर्ली u बाई कर्ली x इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और ये है uy डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। कौन सी फैमिली है ये? C1 वाली फैमिली है, ठीक है, जिसको आप क्या नेम दे रहे हो? डी वाई बाई डी एक्स C1 वाली फैमिली जो थी किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस ux अपॉन यू वाई के, ठीक है, ux अपॉन यू वाई के, जो जिसको हम क्या कह रहे हैं? m1 की फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली इसको और सोल्व करते हैं, vx प्लस vy डी वाई बाई डी एक्स, ये है सेकंड फैमिली विच इज़ C2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। और एक बात और, एनालिटिक है फंक्शन, तो CR इक्वेशन होल्ड है। CR इक्वेशन होल्ड है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, चेंज करके इसको मैं लिख रहा हूँ। वैल्यू हम क्या लिखते थे? ध्यान होगा कि कर्ली u बाई कर्ली x, रफली बता रहा हूँ मैं, इक्वल टू होता था कर्ली v बाई कर्ली y के इक्वल, और कर्ली u बाई कर्ली y इक्वल टू होता था माइनस कर्ली v बाई कर्ली x के इक्वल, ठीक है। ये होता था, मीनिंग ux इज़ इक्वल टू होता था vy के इक्वल और uy इज़ इक्वल टू होता था माइनस vx के इक्वल, ठीक है। ध्यान होगा, तो vy की जगह मैं ux लिख रहा हूँ और vx की जगह माइनस uy लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस uy प्लस ux, इसकी जगह ये डी वाई बाई डी एक्स एट C2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्लोप इसका मैंने मान लिया m2 डी वाई बाई डी एक्स एट C2 इसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी उधर जाके,
यू वाई अपॉन यू एक्स। देख पाएंगे m1 और m2 की वैल्यू आ गई है। इसको थोड़ा साफ सही ढंग से मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। तो m1 की वैल्यू हमारे पास पता है क्या आ गई? m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई के इक्वल, और m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई यू एक्स, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास? यू वाई अपॉन में यू एक्स। प्रोडक्ट करें तो आपको पता लगेगा कि m1 इंटू एम टू इज़ इक्वल टू -1 हो गया। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या हो गया, सॉरी कर्व्स क्या हो गई, ऑर्थोगोनल हो गई। ठीक है, तो जो ये फैमिली है किस में होगी? ऑर्थोगोनल सिस्टम में होगी। बस यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इस पे डिपेंडेंट था। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, वो बता देते हैं हार्मोनिक फंक्शन का। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन को समझिए। ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच possesses continuous partial derivative up to second order। मैंने क्या बोला? ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच possesses continuous partial derivatives up to second order and satisfies Laplace इक्वेशन। ठीक है, इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक फंक्शन। क्या लिखा है? एक ऐसा फंक्शन एक्स और वाई का जिसके कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों, कहाँ तक? सेकंड ऑर्डर तक, और लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ये लैप्लस इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो फंक्शन कोई भी हम लेकर चलते हैं, एफ़ कोई भी फंक्शन है, एफ़ अगर फंक्शन हार्मोनिक होगा और लैप्लस इक्वेशन उसकी कैसे लिखी जाएगी? वो ऐसे लिखी जाएगी, कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ये है लैप्लस इक्वेशन, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ इज़ इक्वल टू 0। ये लोअर क्लास के मैथमेटिक्स में आया हुआ होगा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर फंक्शन एफ हम लेकर चलें, एफ जेड, जो किस फॉर्म में लिखते हैं? u प्लस आइटा v की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर u हार्मोनिक फंक्शन हो और v भी एक हार्मोनिक फंक्शन हो, u हार्मोनिक फंक्शन होने का मीनिंग ये हुआ कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर तक एग्जिस्ट भी करते हो और u लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो। सिमिलर वे में v के भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो सेकंड ऑर्डर तक, और v की भी लैप्लस इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। तो u और v क्या होंगी? u और v हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अगर किसी एनालिटिक फंक्शन के u और v पार्ट लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। इन सच ए केस u एंड v आर कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। मैंने पूरी बात ये बोली, मैं ढंग से बता रहा हूँ। इफ़ एफ जेड इज़ इक्वल टू u प्लस आइटा v इज़ एनालिटिक इन ए डोमेन d, देन u and v are harmonic in d since
they satisfy Laplace equation. In such a case, u and v are called conjugate harmonic function और simply conjugate function. ठीक है, तो कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं. कौन कौन सी? एक तो वो लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और फंक्शन एनालिटिक भी होना चाहिए. ठीक है, फंक्शन एनालिटिक होने के लिए वो सी आर इक्वेशन को भी होल्ड करना चाहिए. ठीक है, तो ये बातें ख़ास तौर पे ध्यान अगर रखोगे तो एक एग्ज़ाम्पल जो इसके अंदर आएगा, वो कई एग्ज़ाम्पल आएंगे वैसे तो, एक एग्ज़ाम्पल जो करवाया जाएगा वो बिल्कुल उसी पे डिपेंड करवाऊँगा मैं. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से वो बात समझ आ जाएगी. लेकिन मैं इससे पहले एक बात मैं प्रूव करवा रहा हूँ जो अभी मैंने बोली है. क्या? कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लस इक्वेशन. किसी भी एनालिटिक फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट हमेशा लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं वो हम प्रूव करेंगे. ठीक है, देखो थ्योरम क्या है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लस इक्वेशन. ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ऑब्वियस सी बात है सी आर इक्वेशन होल्ड है. तो क्या कहेंगे? बाय सी आर इक्वेशंस हम क्या लिख सकते हैं? करली यू बाय करली एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? करली वी बाय करली वाई के एंड करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स के. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? करली स्केयर यू अपॉन करली एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू करली स्केयर वी अपॉन करली यू करली एक्स करली वाई. और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? करली स्केयर यू अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं. ठीक है, करली एक्स करली वाई किसके इक्वल हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस करली स्केयर वी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स की है, करली एक्स की है. ठीक है, सिमिलर वे में इसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई करें. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई करें. ठीक है, तो क्या आएगा? करली स्केयर यू अपॉन करली एक्स करली वाई किसके इक्वल हो जाएगा? करली स्केयर वी अपॉन करली वाई स्केयर और करली स्केयर हाँ जी, क्या वैल्यू आएगी? करली स्केयर यू अपॉन करली वाई स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा? करली माइनस करली स्केयर वी अपॉन करली एक्स करली वाई. ठीक है, तो क्या करें? हम इन दोनों को ऐड कर दें और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो करली स्केयर यू अपॉन करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर यू अपॉन करली वाई स्केयर, वैल्यू इससे ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई में करली स्केयर वी अपॉन करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर वी अपॉन करली वाई स्केयर विच इज़ ऑल्सो 0. ठीक है, सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेटिस्फाई Laplace equation. So u and v are harmonic conjugate function because it is given to be analytic. ठीक है, एनालिटिक था, Laplace इक्वेशन होल्ड हुई तो कंजुगेट हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन जो है होल्ड कर गया. मतलब सॉरी, वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट
हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन बन गए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक काम जो है छोड़ के जा रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल, एक क्वेश्चन ऐसा जो आपने खुद करना है, इसी पे डिपेंडेंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप खुद प्रूव करोगे कि u अगर लेकर चलें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v अगर आप लेकर चलें y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्रूव ये करना है, प्रूव दैट u and v are harmonic functions, but u and v are not harmonic conjugates। जो मैंने वीडियो में पहले जब स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी हार्मोनिक फंक्शंस की, सारी बात मैंने बताई हुई है कि ये क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आप उन बातों को थोड़ा सा रिवाइज़ करके दोबारा समझें और इस क्वेश्चन को खुद प्रूव करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊँगा। आगे फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।